वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है सिलेबस को, जो है चैप्टर नंबर 8 रिलीजन एंड सोसाइटी के बारे में, और उसके हमने पीबैक देखे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था बहुत सारे थिंकर्स के बारे में, जाना था इवोल्यूशन के बारे में, हमने जाना था ऑरिजिन ऑफ रिलीजन के बारे में। थोड़ा बहुत हमने हर एक टॉपिक को टच किया था। आज हम इन डिटेल पढ़ेंगे सभी टॉपिक्स को। तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलीजन। तो हम क्यों रिलीजन की स्टडी कर रहे हैं सोशोलॉजी? तो सोशोलॉजी में रिलीजन की स्टडी है क्योंकि हमें जानना है रिलीजन का ऑरिजिन, हमें जानना है रिलीजन का इवोल्यूशन, और उसके अलावा हम क्या जानेंगे? रोल एंड फंक्शंस ऑफ द रिलीजन इन सोशल लाइफ। रिलीजन के फंक्शन जानना है, रिलीजन का रोल जानना है, रिलीजन का एवोल्यूशन जानना है, एज वेल एज ऑरिजिन भी जानना है। फिर रिलीजन का हमें रिलेशनशिप देखना है अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ, जैसे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, एज वेल एज फैमिली। जैसे इकोनॉमी एंड रिलीजन का एक एग्जांपल क्या था? प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये जो टॉपिक दिया है किसने? मैक्स वेबर ने। पॉलिटी में रिलीजन का हमने एग्जांपल कहाँ देखा था? कम्युनलिज्म में। कैसे पॉलिटिशियन यूज करते हैं रिलीजन का टू अचीव पावर। फैमिली में रिलीजन का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, क्या लेटेंसी होता है, ये सब जानेंगे जब हम टालकट पार्सन्स को पढ़ रहे होंगे। टू स्टडी द ट्रांजिशन फ्रॉम रिलीजियस टू सेकुलर सोसाइटी, मीन्स ये इवोल्यूशन जो हो रहा है सोसाइटी का, जो कि एक पहले सोसाइटी रिलीजियस हुआ करती थी, वो अब सेकुलर सोसाइटी कहा जाने लगा है। तो इस सोशल चेंज को, ट्रांजिशन मीनिंग सोशल चेंज को भी पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हम सोशल चेंज को भी टच करेंगे कि कैसे अपनी सोसाइटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन। अब क्योंकि हम सेकुलर सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, या यूं कहें मॉडर्न सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी सोशल प्रोसेसेस हैं या कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स हैं विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जैसे सेकुलराइजेशन, रिलीजियस रिवाइवलिज्म और फंडामेंटलिज्म। तो ये जिस्ट रहा पूरे टॉपिक का। अब डेफिनेशन देखते हैं रिलीजन की, जो एक एटमोलॉजिकल मीनिंग बताती है। रिलीजन मीनिंग and sociological perspective. The term religion is derived from the Latin word religare, which means to bind or to connect and believe. अब देखिए रिलीजन करता क्या है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। रिलीजन हमें बाइंड करता है किसके साथ? एज पर डकहाइम ये हमें सोसाइटी के साथ बाइंड कर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव इफर्विसेंस। कलेक्टिव इफर्विसेंस। एज पर मैक्स म्यूलर ये हमें नेचर के साथ बाइंड कर देता है। एक्सपर्ट टाइलर ये हमें स्पिरिट के साथ बाइंड कर देता है, और ये हमें बाइंड करता है सुपर नेचुरल एंटिटी के साथ। एंटिटी के साथ। एज पर मार्क्स ये हमें बाइंड किसके साथ करता है? ये हमें फॉल्स बिलीफ के साथ बाइंड करता है। ये हमें बाइंड करता है किसके साथ? फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस के साथ। ये कौन कह रहा है? मार्क्स। तो हमने देखा कैसे हम बाइंड होते हैं रिलीजन के साथ, टू बाइंड और टू कनेक्ट एंड टू बिलीव। तो ये बिलीव की बात है, समझने की बात है। तो टू बिलीव में आप बहुत सारे स्कॉलर्स के व्यू देख सकते हैं, मार्क्स का व्यू देख सकते हैं, डकहाइम का व्यू देख सकते हैं, एज वेल एज सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट का व्यू भी देख सकते हैं। हम एक पर्टिकुलर तरीके से मीनिंग समझते हैं रिलीजन का। तो हर एक इंडिविजुअल के लिए रिलीजन अलग हो सकता है। किसी के लिए रिलीजन किसी एक रोग की दवा हो सकती है, किसी मर्ज को सही करने की दवा हो सकती है, किसी के लिए रिलीजन होप हो सकता है, किसी के लिए रिलीजन है, किसी के लिए रिलीजन पॉलिटिकल हो सकता है। तो ये तो समझने की बात है, बिलीव करने की बात है। तो एज पर माइक्रो थ्योरिस्ट हर एक इंडिविजुअल के लिए रिलीजन का मीनिंग अलग अलग है, जबकि स्ट्रक्चरिस्ट क्या कहते हैं? रिलीजन के लिए एक स्ट्रक्चर में ही मीनिंग होता है। व्हाट डज इट कनेक्ट और बिलीव? तो मैंने यहाँ पर जो आपको बात बताई, यहाँ पर फिर से लिख दी है, इट कनेक्ट्स वन इंडिविजुअल टू अनदर।
ये एक आदमी से दूसरे आदमी को जोड़ता है, मीन्स ये सोसाइटी फॉर्मेशन में मदद करता है। सोसाइटी फॉर्मेशन, आप आरती में जाएंगे, नमाज में जाएंगे या चर्च में जाएंगे तो एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये सोशल फॉर्मेशन में मदद करता है। इट लिंक्स द इंडिविजुअल टू लार्जर सोसाइटी, तो डखाइम जैसे कहते हैं कलेक्टिव इफर्विशेंस, कलेक्टिव इफर्विशेंस इसमें हेल्प करता है। इट कनेक्ट्स द इंडिविजुअल टू अ ट्रांसेंडेंटल एंटिटी ऑफन रिफर्ड टू एज सुपरनैचुरल पावर और गॉड। ये भक्त और भगवान की कहानी भी हो सकती है। तो ये सब वेरियस मीनिंग्स रहे रिलीजन की। अब देखते हैं बहुत सारे स्कॉलर्स रिलीजन के बारे में क्या बोल रहे हैं। हाउ डू सोशोलॉजिस्ट डिफाइन रिलीजन? अब सोशोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? एज पर रोलैंड रॉबर्टसन, रिलीजन रिफर्स टू द बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सुपरनैचुरल बीइंग्स। तो देखिए, बिलीफ की बात है, विश्वास की बात है, और विश्वास वो किस में? सुपरनैचुरल में, कुछ अलौकिक ताकत में। दैट हैव अ गवर्निंग इफेक्ट। तो गवर्निंग इफेक्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या है? वो हमसे पावरफुल है, वो हमें गवर्न कर रहा है। ये जब आप मान लें, और आप मान लें वो पावरफुल एंटिटी सुपरनैचुरल है, मींस इस सोसाइटी में नहीं देखने को मिलती है, तब आप उसे कहते हैं रिलीजन। तो एक तो मीनिंग रिलीजन का ये हो कि उसका गवर्निंग इफेक्ट है, सुपरनैचुरल बीइंग है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है? Malcolm Hamilton pointing out that many religions such as Buddhism do not involve belief in a god or supernatural being. Even भगवान बुद्ध भी कहते थे कि गॉड नहीं होता है। मैं भगवान भी बोल रहा हूँ और उनकी बात को भी बता रहा हूँ कि वो गॉड के क्वेश्चन पर या तो साइलेंट हो जाते थे या उन्होंने उसको सही से डिफाइन नहीं किया, तो वो गॉड के होने या ना होने पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलते थे। तो इवन बुद्धिज्म में भी गॉड का, सुपर नेचुरल बीइंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बुद्धिज्म को रिलीजन कहा जाता है। तो इस क्रिटिसिज्म से आप क्या समझ रहे हैं कि ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। तो इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करते हैं। ए ब्रॉडर सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन सीज रिलीजन एज अ कल्चरल सिस्टम ऑफ शेयर्ड बिलीफ एंड रिचुअल्स। तो ये शेयर्ड बिलीफ्स की बात है, मींस आपके जो कॉमन बिलीफ्स हैं वो है रिलीजन। कुछ रिचुअल्स हैं, मींस मानने की तो बात है, उसको अप्लाई भी करते हैं थ्रू रिचुअल्स, मींस आपको रिलीजन देखने में भी मिलता है। मींस रिलीजन को आप देख सकते हैं, रिलीजन को आप सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन देखते भी हैं। दैट ऑफर्स अ सेंस ऑफ पर्पस by constructing a view of reality that is sacred, all encompassing and beyond the ordinary. तो रिलीजन, ये डेफिनेशन से आपको समझ में आता है कि रिलीजन जो हम हैं, जो सोसाइटी में ऑर्डिनरी पर्सन है, जो ह्यूमन बीइंग है, उससे अलग कहानी है। ये जो सोशल ग्रुप है इसके अलावा कुछ है, और वो क्या है? ये जो मानना है ये हम सब का मानना है, और हम उसको दिखाते भी हैं रिचुअल्स के साथ, और ये भी एक पर्पज के साथ देखा जाता है, और ये कल्चरल सिस्टम में लाई करता है। तो ये जो सब सिस्टम थ्योरी ऑफ पार्सन्स है, उससे आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। और देखते हैं क्या बोल रहे हैं स्कॉलर्स रिलीजन के बारे में। अकॉर्डिंग टू यंगर, religion is a system of beliefs and practices by means of which a group of people struggle with the ultimate problems of human life. अब देखिए, कुछ लोगों के लिए रिलीजन उनकी समस्याओं का निदान है। शायद मेरे कुछ स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, रिलीजन का सहारा वो तभी लेते होंगे जब उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती होगी, उससे पहले वो भगवान की मूर्ति के सामने कभी भी नमस्कार नहीं करते होंगे। तो ऐसे ही यंगर साहब कह रहे हैं ये कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। जैसे हमने हिंदू रिलीजन में देखा, अच्छे पति के लिए हम लोग सोमवार का व्रत किया जाता है अपनी सोसाइटी में। तो ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है। एक फिनोमिनोलॉजिस्ट हैं पीटर बर्जर, फिनोमिनोलॉजिस्ट, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। अब फिनोमिनोलॉजिस्ट के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर देख के आइएगा। मैंने आपको बताया है कि क्या होता है फिनोमिना, क्या होता है एक्सपीरियंस, क्या होता है मीनिंग, और कैसे एक इंडिविजुअल के लिए रिलीजन का मीनिंग अलग है दूसरे इंडिविजुअल से। तो हर एक इंडिविजुअल के लिए रिलीजन का मीनिंग अलग है, ये कुछ बात कहते हैं फिनोमिनोलॉजिस्ट। और उसमें ही एक है पीटर बर्जर। पीटर बर्जर एंड लुकमान की थ्योरी हमने पढ़ी है, इंडिविजुअल रिलीजन। उसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं। रिलीजन इज नॉट इंडिविजुअल्स इंटीग्रेशन विद द सोसाइटी।
तो ये साहब कह रहे हैं कि डर्कहाइम साहब जैसे बोलते हैं रिलीजन इज सोसाइटी वर्शिप या कलेक्टिव एफर्विसेंस या रिलीजन है सोसाइटी से जुड़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? रादर रिलीजन इज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ डिविनिटी और मोरालिटी। ये हर एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस है, वो जैसा समझ जाए। हर एक व्यक्ति के लिए रिलीजन का मीनिंग अलग है। तो ये सोसाइटी से जुड़ने की कहानी नहीं है, ये एक्सपीरियंस की कहानी है। ये कौन बोल रहा है? पीटर बर्जर। टोकाविले, religion is body of belief, a form of external experience that convert external chaos into regularity। इस डेफिनेशन में आप देखेंगे कि chaos से regularity की तरफ जाने की बात है, मीन्स एक सिविल सोसाइटी बनने की कहानी है रिलीजन। ठीक, ऐसे इसको जोड़ रहे हैं। दूसरा, ये भी बिलीफ की बात कह रहे हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इसमें आपने दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक तो बिलीफ है और शेयर्ड एक्सपीरियंस है। तो ये कुछ है रिलीजन। किसी के लिए ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, किसी के लिए ये इंटीग्रेशन है, और कोई कह रहा है ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये बस एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस है। रूसो साहब क्या बोल रहे हैं? रिलीजन इज बॉडी ऑफ फुलेस्ट आइडियाज। ये कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, ये मूर्खतापूर्ण आइडिया है एंड सुपरस्टिशन, ये उसको सुपरस्टिशन मानते हैं। गाइडेड बाई टायरेनिकल थॉट्स ऑफ प्रीस्ट। तो ये कह रहे हैं ये प्रीस्ट की चालाकियां हैं, ये सुपरस्टिशन भर है, ये फुलेस्ट आइडिया है। तो ये ऐसे रिलीजन को सोच रहे हैं। तो कोई रिलीजन को सॉल्यूशन बोल रहा है, कोई रिलीजन फुलेस्ट आइडियाज बोल रहा है। रूसो प्रेडिक्टेड दैट द एडवेंट ऑफ साइंस, ये देखिए कीवर्ड साइंस, एंड रेशनैलिटी वुड इनएविटेबली लीड टू डिसअपीयरेंस ऑफ रिलीजन। तो रूसो साहब कहते हैं जैसे जैसे साइंस आएगी वैसे वैसे रिलीजन खत्म होता जाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या रूसो साहब का ये स्टेटमेंट सही है? इसको हम क्रॉस चेक करेंगे जब हम सेकुलराइजेशन टॉपिक पढ़ रहे होंगे, सेकुलराइजेशन एज वेल एज रिलीजियस रिवाइवलिज्म। तो रूसो साहब फिर से आएंगे इन टॉपिक्स में। तो आपने देखा रिलीजन की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, हर एक स्कॉलर के लिए अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है मीनिंग का, रिलीजन का। तो इसलिए हमें रिलीजन को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना पड़ेगा। तो रिलीजन को समझने के लिए शायद हमें ऑरिजिन में जाना पड़े। तो थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन जन्मा कैसे होगा, रिलीजन को बनाने की जरूरत क्या पड़ी होगी, अब देखते हैं। Theories of origin of religion are more of a calculated speculation rather than empirically researched conclusions। तो ये स्पेकुलेशंस भर हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है साइंटिफिक मेथड्स के साथ इसको रिसर्च किया गया हो और हम एक कोई कंक्लूजन पर पहुंचे हों। जैसे ये स्पिरिट वर्शिप कहा गया, तो अपने जो भी फोर फादर्स रहे या जो भी प्रिमिटिव मैन थे, उनके सपने की कहानी बताई गई। उनके सपने में कुछ स्पिरिट थी, इसको भी हमने अलग अलग टेक्स्ट से इंटरप्रेट किया। तो वह इंटरप्रिटेशन है अकेला, और उसको भी मेयर स्पेकुलेशंस कह सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग हिस्ट्री में जाके इसको स्टडी करते हैं और उसका कोई एक एग्जैक्ट डेटा अपने पास नहीं था। तो हर एक स्कॉलर अपने हिसाब से स्पेकुलेट कर रहा है। कोई कह रहा है रिलीजन नेचर की वजह से, नेचर वर्शिप की वजह से है, कोई कह रहा है रिलीजन स्पिरिट वर्शिप की वजह से है, कोई रिलीजन को सुपर पावरफुल मान रहा है और वो माना उसको कह रहा है, माना थ्योरी हम जब आर मार्ट पढ़ेंगे। ये सब रिलीजन की कहानियां हैं। तो सभी इसलिए एक कॉमन ग्राउंड पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसीलिए इसको कहा गया कैलकुलेटेड स्पेकुलेशन। अगर ये रिसर्च कंक्लूजन होता तो शायद रिलीजन के ऑरिजिन की थ्योरी एक ही होती। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन इज डिफरेंट फ्रॉम थियोलॉजी। अब रिलीजन को जैसे हम थियोलॉजी में पढ़ते हैं वैसे सोशियोलॉजी में नहीं पढ़ेंगे। इसका मीनिंग क्या है? थियोलॉजी में हम रिलीजन कैसे पढ़ते हैं? हिंदू धर्म की बात करें तो हम रिलीजन को देखेंगे वैदिक टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, पुराण में क्या लिखा हुआ है, गीता में क्या लिखा हुआ है, उसके आधार पर कुछ हम रिलीजन को समझने की कोशिश करेंगे। जबकि सोशियोलॉजी में हम ये सब थियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स नहीं देखते हैं। तो हम सुपरनेचुरल एंटिटी के एग्जिस्टेंस पर बात नहीं करते हैं, है या नहीं है इस पर चर्चा नहीं करते हैं। भगवान है तो कैसा है इस पर भी चर्चा नहीं करते हैं। तो हम चर्चा क्या करते हैं सोशियोलॉजी में, और वो भी रिलीजन के साथ? हम चर्चा करते हैं
वेदर पीपल बिलीव दैट सुपर नेचुरल बीइंग, लोग क्या सोचते हैं, भगवान है कि नहीं है, ये अलग विषय है। एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर नेचुरल ये एक अलग टॉपिक है। पीपल उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सोशोलॉजी में पढ़ा जाता है। वाई डू दे बिलीव, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर वो बिलीव कर रहे हैं तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या वो रिलीजन को पावरफुल मान रहे हैं, वो गॉड को अपने से पावरफुल मान रहे हैं इसलिए गॉड की वर्शिप कर रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। गॉड में वो अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस देख रहे हैं, ये हो सकता है। शायद गॉड में वो कुछ अनआंसर्ड उनकी क्वेरीज हैं, उसको समझ पा रहे हो, गॉड उनको कुछ बता पा रहा हो, रिलीजन उनको कुछ बता पा रहा हो, शायद इसलिए वो गॉड पर विश्वास कर रहे हो या रिलीजन पर विश्वास कर रहे हो। तो ऐसा वो क्यों करते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। एंड हाउ डू दे कम टू बिलीव सो, और ये जो बिलीफ है उनका, मैंने आपको रिलीजन के डेफिनेशन में एक कीवर्ड्स बताया था, बिलीफ, तो इस बिलीफ पर फोकस करिएगा। तो ये इनका जो बिलीव है वो क्यों है, ये हम सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन में पढ़ते हैं। तो क्या नहीं पढ़ेंगे हम, महाभारत के बारे में नहीं पढ़ेंगे इसमें, हम रामायण के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम राम भगवान की कहानी इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम कृष्ण भगवान की कहानी नहीं पढ़ेंगे। हम इसमें लोगों का इंटरप्रिटेशन क्या है रिलीजन के विषय में, लोग कैसे इसको देखते हैं वो जानेंगे। इवोल्यूशनरी थ्योरीज रिलाई अपॉन टू एजम्पशंस, तो अभी हम थोड़ी देर में इवोल्यूशनरी थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। तो उनके टू एजम्पशंस देखते हैं क्या है। पहले तो वो पॉजिटिविज्म एंड इंटेलेक्चुअलिज्म, वो ये कह रहे हैं, ये जो हम बता रहे हैं वो साइंटिफिक है, मींस वो ये कह रहे हैं रिलीजन जैसे जैसे इवॉल्व करेगा वैसे वैसे खत्म होता जाएगा, मींस रिलीजन के सेकुलराइजेशन की बात कर रहे हैं वो। बोल रहे हैं रिलीजन जैसे जैसे साइंटिफिक सोसाइटी बनेगी, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होगी या पॉजिटिविस्ट सोसाइटी आएगी, पॉजिटिविस्ट सोसाइटी बनेगी या साइंटिफिक सोसाइटी बनेगी, उस सोसाइटी में वो रिलीजन का कुछ रोल नहीं देखते कुछ थ्योरिस्ट। लेकिन जैसे कुछ थ्योरिस्ट डर्कहाइम जैसे लोग इसको अपोज करते हैं, वो कहते हैं इवन साइंटिफिक सोसाइटी में भी रिलीजन की जरूरत है, और हम वो रिलीजन आज देख सिविक नेशनलिज्म के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, भारत माता का कंसेप्ट इंडियन सोसाइटी के रिस्पेक्ट में। तो ये बात रही रिलीजन के ऑरिजिन की। तो हम रिलीजन में क्या पढ़ने वाले हैं, सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन की भी बात हमने देखी। अब देखते हैं क्लासिकल इवोल्यूशनरी और इंटेलेक्चुअल थ्योरीज ऑफ रिलीजन। अब यहाँ पे मैंने लिखा है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये यहाँ पर क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है, एक टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ सोशोलॉजी सोशोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस। चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ते हैं अदर सोशल साइंसेस, तो उसमें हम देखते हैं कैसे सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी से अलग है और कैसे उससे सिमिलर है। तो हम उसका कंपैरिजन करते हैं सोशल साइंसेस के साथ, तो उसमें हम कंसेप्ट पढ़ते हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑरिजिन ऑफ रिलीजन की बात पढ़ते हैं। तो सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी इस टॉपिक में कन्वर्ज करते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी है थ्री स्टेजेस लॉ ऑफ रिलीजन बाई अगस्त कॉम्ट। तो अगस्त कॉम्ट की एक थ्योरी है। ड्रीम्स थ्योरी ऑफ रिलीजन बाई हर्बर्ट स्पेंसर, स्पेंसर साहब की भी एक थ्योरी है जिसको घोस्ट थ्योरी भी कहा जाता है। हमने इनकी इवोल्यूशनरी थ्योरी भी पहले पढ़ चुके हैं, हमने इसको पढ़ा था कंपाउंडेड सोसाइटी के बारे में, कंपाउंडेड सोसाइटी के बारे में, सिंपल सोसाइटी से कंपाउंडेड सोसाइटी बनने की कहानी ये कह रहे हैं, मींस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनेगी, साइंटिफिक सोसाइटी बनेगी। एनिमिज्म थ्योरी बाई ईबी टाइलर, ईबी टाइलर की एनिमिज्म थ्योरी या स्पिरिट वर्शिप इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्पिरिट वर्शिप, स्पिरिट वर्शिप। माना थ्योरी और थ्योरी ऑफ एनिमेटिज्म बाई आर मारेट, ये जो थ्योरी है ये सुपर पावरफुल की वर्शिप के बारे में है, सुपर पावरफुल। ये माना क्या होता है मैं बताऊंगा, सुपर पावरफुल। इसी से जो थ्योरी निकली है वो निकली है मोनिज्म, मोनिज्म, मोनिज्म। तो मोनिज्म से इसको कनेक्ट कराया जाएगा, आर मार्केट थ्योरी। फिर नेचुरलिज्म थ्योरी बाई मैक्स म्यूलर, ये इंडोलॉजिस्ट थे मैक्स म्यूलर, इन्होंने वेद को पढ़ा और उन्होंने कहा रिलीजन कुछ भी नहीं है, वो नेचर की वर्शिप है। और पर्टिकुलरली ये वैदिक रिलीजन के बारे में बोल रहे हैं, बोले जो 5 फोर्सेस हैं नेचर के उसकी ही वर्शिप करते हैं, वो ही होता है रिलीजन। फिर थ्योरी ऑफ फेटिसिज्म बाई डी ब्रॉसेस, हम लोग जो ताबीज पहनते हैं, कुछ सिंबल्स में विश्वास करते हैं, वो हम थ्योरी ऑफ फेटिसिज्म में पढ़ेंगे। उसके बाद मॉडर्न थ्योरीज ऑफ रिलीजन, आज के जो सोशल स्कॉलर हैं,
या सोशलॉजिस्ट हैं वो क्या बोल रहे हैं रिलीजन पर, ये देख रहे हैं। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न थ्योरीज सी ऑरिजिन ऑफ रिलीजन इन रिस्पॉन्स टू सोशल चेंज। तो वो इसको सोशल चेंज के रिस्पेक्ट में देखते हैं। मीन्स जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है वैसे वैसे वो रिलीजन का रोल भी चेंज होते हुए देख रहे हैं। तो डर्कहाइम गिव सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ऑरिजिन ऑफ रिलीजन। तो डर्कहाइम कह रहे हैं कि सोसाइटी इवॉल्व करेगी, सोसाइटी साइंटिफिक बनेगी, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिविस्ट हैं, लेकिन ये उसमें रिलीजन का रोल घटते हुए नहीं देख रहे हैं, ये बस उसमें चेंज देख रहे हैं। ये कह रहे हैं पहले आप शायद सोसाइटी वर्शिप की तरीके से इसको देख रहे हैं, सुपरनेचुरल में आप थोड़ा बहुत बिलीव भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी सेकुलर बनेगी, सेकुलराइजेशन होगा, वैसे वैसे आप एक नया रिलीजन, मॉडर्न रिलीजन राइज होते हुए देखेंगे। उसको ये कनेक्ट करते हैं सिविक नेशन के साथ या सिविक नेशनलिज्म के साथ। ये कहते हैं भारत माता जैसा कंसेप्ट, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कंसेप्ट, ये एक मॉडर्न रिलीजन है। तो आप नेहरू का एक जो कोट है वो यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ये नेहरू कहते हैं डैम्स आर मॉडर्न टेम्पल, डैम्स आर मॉडर्न टेम्पल। तो नेहरू अगर डैम्स को टेम्पल कह रहे हैं, मीन्स नेहरू रिलीजन का रोल कुछ अलग ही समझ रहे हैं। तो देखिए, साइंस से रिलीजन को जोड़ना चाहते थे कौन, नेहरू। तो साइंटिफिक सोसाइटी में रिलीजन का क्या रोल है और रिलीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, ये बता रहे हैं कौन, इमाइल डर्कहाइम। मर्टन साहब फंक्शंस की बात कर रहे हैं, एज वेल एज डिसफंक्शंस पर भी फोकस करते हैं। ये कहते हैं रिलीजन कैसे अपनी मदद कर रहा है और रिलीजन कैसे डिसफंक्शनल है। फिर इसके मैनिफेस्ट एज वेल एज लेटेंट फंक्शंस की बात कर रहे हैं। वेबर अप्लाइड इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच। तो मॉडर्न थ्योरी में हम डर्कहाइम को पढ़ेंगे, मर्टन को पढ़ेंगे, वेबर को पढ़ेंगे, मलिनोव्स्की को पढ़ेंगे, पार्सन्स को पढ़ेंगे और मार्क्स को पढ़ेंगे और कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे। ये तो हम जो पढ़ने वाले हैं। इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर आप मार्क कर लीजिएगा। एक तो कार्ल मार्क्स हैं जिनको हमें पढ़ना ही पढ़ना है, मैक्स वेबर हैं, इनको बिल्कुल नहीं भूलना है, मार्क्स को भूलना है, डर्कहाइम को नहीं भूल, और किसको नहीं भूलना है आपको, इसमें टाइलर को नहीं भूलना है और मुलर को नहीं भूलना है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं थ्री स्टेजेस लॉ ऑफ कॉम्टे। अगस्त कॉम्ट क्या कह रहे हैं थ्री स्टेजेस के बारे में। रिलीजन के एवोल्यूशन की थ्योरी भी जानेंगे और ऑरिजिन की भी स्टोरी जानेंगे। अगस्त कॉम्ट वाज वन ऑफ द अर्ली एवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट। तो ये रिलीजन के एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। एंड ही बिलीव दैट थियोलॉजिकल स्टेज वाज फर्स्ट स्टेज। ये सोसाइटी में पहली स्टेज जो देख रहे हैं, ये कह रहे हैं थियोलॉजिकल स्टेज थी, वहां पर रिलीजन का बोलबाला था। ये एक टाइम पीरियड भी दे रहे हैं, अपने लिए टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। आप ये मानिए सोसाइटी स्टार्ट हुई है थियोलॉजिकल स्टेज के साथ, फिर मेटाफिजिकल स्टेज आई, फिर उसके बाद साइंटिफिक स्टेज आई। तो इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन कैसे है, आप यहाँ पे देखिए, थियोलॉजिकल स्टेज, उसके बाद मेटाफिजिकल स्टेज, उसके बाद जो मॉडर्न सोसाइटी है वो इन्होंने कहा साइंटिफिक स्टेज। अब देखिए, आज की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी या मॉडर्न सोसाइटी को ये साइंटिफिक स्टेज कहते हैं। तो आपने क्या देखा, थियोलॉजिकल से सोसाइटी किधर जा रही है, साइंस की तरफ। मींस रिलीजन का घटता हुआ इन्फ्लुएंस सोच पा रहे हैं कौन, अगस्त कॉम्ट। ये आपको समझना था। तो सोसाइटी जा रही है थियोलॉजिकल स्टेज टू मेटाफिजिकल स्टेज टू साइंटिफिक स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज से पॉजिटिविस्टिक सोसाइटी की तरफ जा रही है, मींस मॉडर्न सोसाइटी बन रही है और साइंटिफिक सोसाइटी बन रही है। तो मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है, जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न बनेगी, तो यहाँ लिखा विकास के साथ धर्म का विनाश। तो अगस्त कौन कह रहे हैं जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करेगी, साइंटिफिक बनेगी, वैसे वैसे धर्म का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। तो आप सेकुलराइजेशन ऑफ रिलीजन देखेंगे, सेकुलराइजेशन ऑफ रिलीजन, तो रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम होगा पब्लिक लाइफ पर। अब थियोलॉजिकल स्टेज में सबसे पहली जो स्टेज है उसमें भी ये रिलीजन का इवोल्यूशन देख रहे हैं। सबसे पहले वो देख रहे हैं एनिमिज्म और फेटिसिज्म से पॉलीथिज्म से मोनोथिज्म, बोले ऐसे सोसाइटी चलेगी। और उसके बाद ये कौन सी सोसाइटी देख रहे हैं, मेटाफिजिकल, और उसके बाद ये साइंटिफिक सोसाइटी या मॉडर्न सोसाइटी सोच पा रहे हैं। मींस थियोलॉजिकल स्टेज में भी ये तीन स्टेजेस को सोच या समझ पा रहे हैं। अब ये देख रहे हैं, ये कह रहे हैं
as mind develops there would be evolution of religion. Auguste Comte emphasized that religion will end after further growth of science. तो ये रिलीजन के एंड की बात कर रहे हैं, देखिए इस पर फोकस करिए। जैसे जैसे साइंस ग्रो करेगी रिलीजन एंड हो जाएगा। मीन्स ये साइंस और रिलीजन को एंटीथेटिकल मान रहे हैं। ये कह रहे हैं जहां रिलीजन है वहां साइंस नहीं हो सकती, और जहां साइंस है वहां रिलीजन का कोई काम नहीं। तो इसमें मैंने कमेंट लिखा है, एग्नोस्टिसिज्म विल बी द रिलीजन ऑफ साइंटिफिक एज। तो लोग धर्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि धर्म क्या है, वो ही रिलीजन होगा साइंटिफिक एज का। एग्नोस्टिक क्या कहता है? एग्नोस्टिक ये भी नहीं कहता भगवान है या नहीं है। एग्नोस्टिक गॉड के एग्जिस्टेंस को हाँ या ना नहीं कहता, मीन्स डिनाई भी नहीं करता और एक्सेप्ट भी नहीं करता, वो ये कहता है समझेंगे। तो एग्नोस्टिक ऐसा होता है, एग्नोस्टिक बिलीफ ये होता है। तो इसी को ये कह रहे हैं साइंटिफिक एज का रिलीजन होगा। और इनकी थ्योरी से समझ में क्या आता है? साइंस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू रिलीजन। तो इनकी थ्योरी से ये समझ में आता है, ये कह रहे हैं साइंस और रिलीजन बैलेंस पर, अपोजिट एंड पर रखे हुए हैं। अब देखते हैं सेकंड थ्योरी, थ्योरी ऑफ नेचरिज्म। अब देखिए इसमें आप नेचर से समझिए, नेचर और नेचरिज्म। और नेचर मिथ थ्योरी बाय मैक्स म्यूलर। ये एक इंडोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने वैदिक कल्चर को बहुत पढ़ा, इन्होंने वेद को पढ़ा, उनको ट्रांसलेट किया। तो इसलिए इनको हम पेपर 2 में भी बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे, तब इनको इन डिटेल पढ़ा जाएगा। अभी थोड़ा सा इनका पासिंग रेफरेंस देखेंगे। मैक्स म्यूलर एंड एंड्रू लैंग प्रपोज दिस थ्योरी। तो पर्टिकुलरली मैक्स म्यूलर के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ही प्रपोजेस दैट द मोस्ट एंशिएंट फॉर्म ऑफ रिलीजन इज नेचर वर्शिप। ये कह रहे हैं नेचर वर्शिप से ही रिलीजन की शुरुआत हुई होगी। अब ये कैसे प्रकृति की वर्शिप या प्रकृति की पूजा रिलीजन में चेंज हुई, ये समझते हैं। ये बोल रहे हैं आर्यन कल्चर से नेचर वर्शिप स्टार्ट हुआ, पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म। और ये एनिमिज्म थ्योरी, अभी हम ईबी टाइलर की जो थ्योरी है एनिमिज्म, उसको पढ़ेंगे, उसको ये कंट्राडिक्ट कर रहे हैं ईबी टाइलर। तो ईबी टाइलर की जो थ्योरी है वो एंड्रू लैंग और मैक्स म्यूलर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनिशियली इट इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ 5 फोर्सेस ऑफ नेचर। तो ये कह रहे हैं रिलीजन में शुरुआत में जो भी वैदिक रिलीजन है इसमें 5 जो फोर्सेस हैं, पंचभूत तत्व हैं, उनकी रही होगी। मींस रिलीजन जो है वो शुरुआत में नेचर की वर्शिप है, ना कि कोई आत्मा की वर्शिप। और आत्मा की वर्शिप कौन कह रहे हैं? स्पिरिट वर्शिप की बात कौन कर रहा है? एनिमिज्म थ्योरी बाय ईबी टाइलर। अब नेचर की वर्शिप से स्टार्ट हुआ, वो भी नेचर के 5 फोर्स। ओवर टाइम ह्यूमन पर्सोनिफाइड द डिवाइन प्रेजेंस विद इन नेचर। और नेचर में ही उन्होंने मान लिया भगवान का वास। तो नेचर को ही इक्विवेलेंट समझा, किसके? गॉड के साथ, डिवाइन प्रेजेंस के साथ। आज रिलीजन में भी आप देखिए, हम लोग घर में तुलसी पूजन करते हैं, हम इवन नदियों को भी पूजते हैं, हम इवन पहाड़ों को भी इंडिया में पूजा करते हैं। तो आज भी जो नेचुरलिज्म की थ्योरी है, किसकी? मैक्स म्यूलर की, अप्लाई होते हुए दिख रही है। तो एनवायरमेंटल मूवमेंट पर जब भी क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्स म्यूलर इंडोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इंडियन सोसाइटी में एक फॉल्ट लाइन ढूंढी और डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी थी उसको इन्होंने एक्सप्लॉइट करना चाहा। तो इन्होंने इस्लामिक इन्वेजन से पहले जो एंशिएंट सोसाइटी थी इंडिया की, उसको ग्लोरीफाई करना स्टार्ट किया। तो ये क्लासिकल इंडोलॉजिस्ट भी कहे जाते हैं। इनके कुछ मोटिव थे ब्रिटिश रूल के साथ, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा। ये कहते हैं आर्यन हिंदुइज्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन नॉन टू मैनकाइंड। वैदिक कल्चर, वर्शिप ऑफ 5 कॉस्मिक फोर्सेस। तो ये वैदिक रिलीजन में नेचर वर्शिप की बात कह रहे हैं। अब देखिए, नेचुरल फिनोमेना हैव स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ऑन द इमोशंस ऑफ प्रिमिटिव मैन। तो जो नेचुरल फिनोमेना थे ये लोगों के इमोशन पर इफेक्ट कर रहे थे, जैसे फीलिंग ऑफ ऑ, वंडर, टेरर। तो जो नेचर है वो सुपर पावरफुल समझ में आ रहा था लोगों को, इसीलिए लोग उसमें डिवाइन प्रेजेंस देख रहे थे। क्योंकि लोगों की जिंदगी उस नेचर पर डिपेंडेंट थी, इसलिए लोग उसमें डिवाइन प्रेजेंस को फील करवा रहे थे। Primitive man felt clueless and defied, resisted by the forces of nature. Thus, primitive man started attributing power to natural force. तो यहाँ पर देखिए पावर की बात है। जो प्रिमिटिव मैन थे या जो आर्यन लोग थे, उन्होंने कहा कि
जो नेचर है वो सुपर पावरफुल है और हम लोग पावरलेस हैं, इसलिए नेचर में ही उन्होंने डिवाइन प्रेजेंस को देखा। तो मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया प्रकृति का भौकाल, तो आप लोग थोड़ा सा देसी भाषा में भी इसको समझ सकते हैं। प्रिमिटिव मैन स्टार्टेड पर्सोनिफाइंग फोर्सेस ऑफ नेचर। अब उन्होंने डिवाइन प्रेजेंस देखा, अब उस डिवाइन प्रेजेंस को उन्होंने पर्सोनिफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो आपने वो रेन में इंद्र देवता को पर्सोनिफाई करते हैं, वरुण, इंद्र, सूर्य, तो पर्सोनिफिकेशन हमने देखा। तो हमने पर्सोनिफिकेशन में क्या देखा, गंगा माँ, सूर्य देवता, इंद्र देवता, ये सब हमने देवता वैदिक कल्चर में देखे। एंड दैट इज हाउ रिलीजन ओरिजिनेटेड। और जो आज का रिलीजन हमें दिख रहा है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ है नेचर वर्शिप के साथ। ये कौन बोल रहा है, मैक्स मुलर, जो है एक इंडोलॉजिस्ट। ये कह रहे हैं फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल ऑन रिलीजन। तो ये कह रहे हैं अगर ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, लोग पर्सोनिफाई कर रहे हैं फिर उसकी पूजा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इससे लोगों को लगता है कि वो नेचर को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे हवन करने से लोगों को लगता है बारिश हो जाएगी या बारिश को रुकवा देंगे। तो बारिश एक सुपर पावरफुल ऑब्जेक्ट की तरीके से उन्होंने देखा, बारिश में उन्होंने डिवाइन प्रेजेंस को देखा और पावरफुल देखा। तो उन्होंने कहा बारिश को अगर रोकना है या बारिश को लाना है तो फिर हमें उसको पर्सोनिफाई किया देवता में, और फिर हवन किए, यज्ञ किए। तो उससे उन्हें एक फॉल्स सेंस आया किसका, कंट्रोल का। मींस वो इस वजह से अपने आप को पावरफुल थोड़ा बहुत समझने लगे थे। उन्हें लगा यज्ञ कर देंगे इससे हमें थोड़ी सी पावर मिल जाएगी और हम भी भगवान को या जो गॉड या रिलीजन है उसको कंट्रोल करेंगे। तो इससे हुआ क्या, लेस फियर, लेस टेरर। तो अब वो कम भयभीत होते थे, यज्ञ करने से उनके मन में शांति आती थी। तो आप आज भी आप यज्ञ देखेंगे, यज्ञ में हम लोग शांति की बात करते हैं, सबकी भलाई की बात करते हैं। तो यज्ञ करने से हम लोग क्या समझते हैं, हमें लगता है कि भगवान खुश होंगे और भगवान हमारे अकॉर्डिंग ही एक्ट करेंगे। तो ये है पावरफुल और पावरलेस की कहानी। जेम्स जॉर्ज फ्रेजर in his book The Golden Bough in 1890 states that primitive men were in continuous struggle with the nature and thus it gave rise to nature worship. In order to control it, chanting of mantras to control nature. तो ये जो बात पहले कही इसको मैंने यहाँ पर एक दूसरे स्कॉलर हैं उनके रिस्पेक्ट में लिख दिया है, वो भी यही बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं लोग नेचर वर्शिप को पर्सोनिफाई करने लगे, मंत्र वगैरह को चैंट करने लगे। क्यों, इससे वो एक फॉल्स सेंस उन्हें जनरेट होता था कि इससे वह नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। एज पर मूलर, द रिलीजन अराउज टू फुलफिल द इमोशनल नीड्स ऑफ मैन। तो इमोशनल नीड क्या हो सकती है मैन की, जो हमने बताया टेरर और डिप्रेशन, बहुत सारी इमोशनल नीड्स होती हैं। तो रिलीजन ऑरिजिनेट्स नॉट जस्ट टू फुलफिल इंटेलेक्चुअल नीड्स बट आल्सो इमोशनल नीड्स। इंटेलेक्चुअल नीड्स की बात क्या है, इंटेलेक्चुअल नीड्स की बात यह है कि लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे। इंटेलेक्चुअल नीड्स पर कौन ज्यादा फोकस करते हैं, ईबी टायलर ज्यादा फोकस करते हैं। मींस लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे उस समय, जैसे ये धर्म क्यों, सपने क्यों आते हैं, लोगों की मौत क्यों होती है, लोग पैदा क्यों होते हैं, परछाई क्या होती है, शैडो क्या होती है। अब समझिए उस समय साइंस तो थी नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं थे। अब उस समय अगर हमें इस सपनों के बारे में जानना है, ड्रीम्स के बारे में जानना है, कैसे आप समझेंगे, तो लोगों ने उसका एक अच्छा सा सब्स्टिट्यूट ढूंढा रिलीजन में। लोगों ने उसको स्पिरिट से जोड़ दिया और लोगों ने देखा कि परछाई क्यों है। अब लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, लॉज ऑफ लाइट्स, रिफ्लेक्शन के लॉज नहीं जानते थे। तो उस समय लोगों ने उसको स्पिरिट से जोड़ा और उस स्पिरिट की वर्शिप की और उससे बना रिलीजन। तो आपने देखा इंटेलेक्चुअल नीड्स के साथ ही रिलीजन का ऑरिजिन होता है। ये हम बात ईबी टायलर की थ्योरी में पढ़ेंगे। लेकिन मैक्स मूलर क्या कह रहे हैं, हाँ ये बात सही है कि कुछ इंटेलेक्चुअल नीड्स की वजह से रिलीजन का ऑरिजिन हुआ होगा, लेकिन कुछ इमोशनल नीड्स भी रही होंगी। इमोशनल नीड्स कैसी, वही फियर, टेरर, ये सब बातें, इनको भी कंट्रोल करने के लिए रिलीजन जरूरी है और इसीलिए नेचर को पर्सोनिफाई किया गया होगा। तो इमोशनल नीड्स कौन कौन सी हैं, देखिए फियर, सरप्राइज, हैप्पीनेस, इन सब के लिए लोगों ने नेचर को पर्सोनिफाई किया, यज्ञ किए, पंचभूत तत्वों की पूजा की। टू रिमूव दिस फियर, फिर वही इमोशनल नीड, एंड ब्रिंग हैप्पीनेस,
फिर वही इमोशनल नीड, पीपल इन्वेंटेड रिलीजन। तो इस लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है? मैक्स मूलर जो फोकस कर रहे हैं वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इमोशनल नीड्स पर, और टाइलर जो फोकस कर रहे हैं वो इंटेलेक्चुअल नीड्स पर फोकस कर रहे हैं। ये अभी हम इस थ्योरी में पढ़ेंगे। अब क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस भी पूछ लिया जाता है, तो कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस मैंने लिखा हुआ है, देखिए। इन इंडिया लव फॉर नेचर इमर्जेस फ्रॉम कल्चरल एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस। तो वो ट्रेडिशंस आप कहाँ देख सकते हैं? आर्यन कल्चर में या वैदिक कल्चर में? आर्यन कल्चर और वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर। एज अ रिजल्ट, whereas in the West it largely stems from utilitarian and pragmatic concern। यहाँ पर तो मेटलिस्टिक नीड, यूटिलिटेरियन एंड pragmatic concern की बातें हो रही हैं। मीन्स इंडिया और वेस्ट को कंपेयर किया गया है, मीन्स नेचर को साइडलाइन कर दिया जाता है। कहाँ पर? वेस्ट में। एज अ रिजल्ट वेस्टर्न इन्वायरमेंटलिज्म डिफर्स फ्रॉम फंडामेंटली फ्रॉम इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म। क्योंकि इंडिया में इन्वायरमेंट की पूजा की जाती है, तो हम इन्वायरमेंट का एक्सप्लॉइटेशन उस हद तक नहीं करेंगे जैसे कि वेस्टर्न इन्वायरमेंटलिज्म का केस है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है वो इंडियन ट्रेडिशन में इनहेरेंटली है ही, मीन्स हम लोगों के टेक्स्ट में ही है, हम लोगों के जीन में ही है। क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम इन्वायरमेंट को कैसे भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, और जो भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है एनवायरनमेंट का, वो हम लोगों का इनर बिलीफ नहीं है कि हम ऐसा करना चाहते हैं। वो तो मॉडर्न वर्ल्ड है, ब्रिटिश या मॉडर्नाइजेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। अब देखते हैं थर्ड थ्योरी, थ्योरी ऑफ एनिमिज्म बाय ईबी टाइलर। अब ईबी टाइलर ये क्या कह रहे हैं? ये रिलीजन के ऑरिजिन पर एनिमिज्म की थ्योरी दे रहे हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी सही से हमें पढ़ना है। देखिए, मीनिंग होता है लाइफ फोर्स, मीन्स ऐसा फोर्स जो आपको जीवन दे। तो कुछ लोगों के इंटेलेक्चुअल डाउट्स रहे होंगे उस समय, जो प्रिमिटिव मैन थे उन्होंने सोचा होगा ये लाइफ क्यों है, तो कहा होगा एक फोर्स रहता है उसके कारण लाइफ है। तो उस लाइफ फोर्स को कहा गया एनिमा। वो जब फोर्स अपने शरीर से बाहर चला जाता है लाइफ खत्म हो जाती है। मीन्स एनिमा जब शरीर से बाहर चली जाती है, चला जाता है, तब अपनी लाइफ खत्म हो जाती है। उस एनिमा को ही कनेक्ट किया गया स्पिरिट से। तो एनिमा कहिए, स्पिरिट कहिए और सोल कहिए, एक ही बात है। अब देखते हैं ईबी टाइलर, इनकी बुक है प्रिमिटिव कल्चर 1871, ये रही, इज वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी। दिस थ्योरी कैन बी अंडरस्टूड एज ऑफशूट टू नेचुरलिज्म। देखिए, ये भी नेचुरलिज्म की जैसी ही है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक इंटेलेक्चुअल नीड्स पर ज़्यादा फोकस करती है और एक इमोशनल नीड पर ज़्यादा फोकस करती है। अब देखिए, टाइलर साहब कह रहे हैं रिलीजन का ऑरिजिन हुआ होगा वो स्पिरिट वर्शिप के साथ हुआ होगा। स्पिरिट, स्पिरिट मतलब लाइफ फोर्स। तो लोगों ने पूछा होगा कि लाइफ क्या है, हम लोग को जीवन कहाँ से आता है, हम मरते कैसे हैं, तब उन्होंने एक फोर्स जैसी चीज सोची गई होगी, उसको कहा गया लाइफ फोर्स, एनिमा और स्पिरिट। तो लोगों ने कहा जब स्पिरिट बाहर चली जाती है हम मर जाते हैं, जब स्पिरिट आ जाती है हम जिंदा रहते हैं। फिर लोगों ने पूछा कि सपने कैसे होते हैं, ड्रीम्स क्या होते हैं, तो उनका स्पिरिट जब टेम्परेरी चली जाती है तो ड्रीम्स हो जाते हैं, और जब स्पिरिट परमानेंटली चली जाती है अपनी बॉडी से तो हम लोगों की मौत हो जाती है। फिर लोगों से पूछा गया शैडो क्या है, तो और शैडो का साइज क्यों चेंज होता है, तो लोगों ने कहा अलग अलग स्पिरिट का अलग अलग साइज होता है। तो ऐसे वो स्पिरिट के साथ एसोसिएट कर रहे थे इंटेलेक्चुअल डाउट्स। तो उनके दिमाग में जो भी डाउट्स आ रहे थे वो स्पिरिट्स के साथ एसोसिएट कर रहे थे, और फिर वो स्पिरिट को पावरफुल माने, इसलिए स्पिरिट का वो पूजा करने लगे या वर्शिप करने लगे। तो इसलिए वो स्पिरिट वर्शिप की बात कर रहे हैं, और यही उनका रिलीजन था। तो ये बात कर रहे हैं कौन? ईबी टाइलर। अब देखते हैं वंस दिस कंसेप्ट ऑफ एनिमा मीन्स लाइफ फोर्स वाज एक्सेप्टेड, उन्होंने मान लिया, देन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, पहले तो हमने एनिमेट ऑब्जेक्ट्स में स्पिरिट की बात कही, बाद में क्योंकि परछाई तो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की भी हो जाती है, तो फिर हमने सब में ही एक एनिमा का कंसेप्ट देखा। मीन्स हमारे जो प्रिमिटिव मैन थे उन्होंने ये देखा। वर आल्सो एट्रीब्यूटेड विद प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट, तो इन्होंने एनिमेट ऑब्जेक्ट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो दोनों में स्पिरिट की बात कही। अब जैसे रिवर में भी ये स्पिरिट देखते हैं, ट्री, माउंटेन, सब में। तो देखिए नेचुरल जो भी चीजें हैं
उसमें वो स्प्लिट देखते हैं, स्प्लिट देखते हैं और फिर उसकी वर्शिप की बात करते हैं। अब देखिए, आपको वैसे ये लगेगा स्प्लिट वर्शिप का कंसेप्ट, लेकिन थोड़ा सा आप बड़ा ही व्यू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कुछ भी नहीं है, ये नेचर वर्शिप ही है। जब ये इन एनिमेट ऑब्जेक्ट में स्प्लिट की बात करते हैं और स्प्लिट की वर्शिप की बात करते हैं तो ये समझ में आ जाता है ये कुछ भी नहीं, ये नेचर वर्शिप का ही ऑफशूट है, जो मैंने आपको पहली लाइन में बताया था। तो ये इसमें स्प्लिट कैसे देख पाए होंगे, फिर से देखिए, ये जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैं इनमें भी ये बर्थ, ग्रोथ और डिके की बात कहते हैं। माउंटेन्स का आपने बर्थ, ग्रोथ एंड डिके देखा, ऐसे ही ट्री का है, ऐसे ही रिवर का है, तो इसलिए इसमें भी ये स्प्लिट को एसोसिएट करते हैं। और जैसे थ्योरी ऑफ नेचुरिज्म में नेचर वर्शिप की बात हो रही है, वैसे थ्योरी ऑफ एनिमिज्म में वो तो स्प्लिट वर्शिप की बात रही है, लेकिन ये इनडायरेक्टली नेचर वर्शिप की ही बात है, बस फोकस किस पर है, इंटेलेक्चुअल डाउट्स पर। टाइलर आर्ग्यूज दैट द माइंड ऑफ द प्रिमिटिव मैन वाज ट्रबल्ड बाय सम क्वेश्चंस, तो यहां पर लिखिए इंटेलेक्चुअल डाउट्स, इंटेलेक्चुअल डाउट्स, इसकी वजह से इन्होंने कुछ खोजना चालू किया। वो डाउट्स क्या थे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड डेथ? ये ढूंढ रहे थे या सोच या समझ रहे थे, अचानक से लोग मर जाते हैं और लगभग 100 साल तक जिंदा रहते हैं, तो 100 साल तक जिंदा रहना और एक दिन मर जाना, तो जिंदा रहना और मर जाना, इसमें क्या वो चीज है जो गायब हो जाती है? कुछ तो रहा होगा। तो उन्होंने कहा वो स्प्रिट है, जब स्प्रिट निकल जाती है परमानेंटली लोग मर जाते हैं। फिर और क्या इंटेलेक्चुअल डाउट्स थे उनके? व्हाट आर दोज थिंग्स दैट वी सी इन आवर ड्रीम्स एंड विजन्स? हम लोग क्या देखते हैं अपने सपनों में? हमारे सपनों में हमें कभी अपना बॉडी डबल भी दिख जाता है, कभी अपना पड़ोसी भी अपने सपनों में आ जाता है। अब अगर आपका पड़ोसी आपके सपनों में आ रहा है या आपके कोई फैमिली का पर्सन आपके सपनों में आ रहा है, आपके ड्रीम्स में आ रहा है, तो वो जो प्रिमिटिव मैन थे वो ये सोचते थे कि इनकी स्पिरिट अपनी बॉडी में टेम्पररी रूप से आ रही है, तो स्पिरिट का जो परमानेंट निकल जाना उसको डेथ से एसोसिएट करते थे, और उसको टेम्पररी जो आना जाना देखते थे उसको उन्होंने ड्रीम से देखा। तो उन्होंने एक तो लाइफ एंड डेथ की भी जो आंसर है वो स्पिरिट में ही ढूंढा, और जो ड्रीम्स का आंसर है उसको भी स्पिरिट में ही ढूंढा। तो ये जो इंटेलेक्चुअल डाउट्स थे इन्होंने स्पिरिट से उसको सॉल्यूशन ढूंढा। अब आप देखेंगे, आप कहेंगे सर ये रिलीजन में ही क्यों इसको ढूंढ रहे हैं? क्योंकि उस समय भाई साइंस तो थी नहीं, कोई साइंटिफिक मेथड्स भी नहीं थे, कोई ऐसे इक्विपमेंट्स भी नहीं होते थे जिनकी मदद से ये कुछ रिसर्च भी कर पाए। तो एक रिलीजन एक सस्ता और अच्छा इनके लिए सॉल्यूशन था। एज पर हिम टू कैटर द इंटेलेक्चुअल नीड्स, तो देखिए इंटेलेक्चुअल नीड्स यही हैं क्या? लाइफ, डेथ, ड्रीम्स एंड विजन्स। द प्रिमिटिव मैन इन्वेंटेड द कंसेप्ट ऑफ स्पिरिट और सोल और एनिमा। तो ये कह रहे हैं ये तो इन्वेंशन है प्रिमिटिव मैन का, ये ऐसा सोचते हैं, और उसको कहा गया लाइफ फोर्स, और इसकी ये वर्शिप करने लगे। मैन्स आइडिया ऑफ स्पिरिट प्राइमरली ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिज ड्रीम्स, और ये कहते हैं स्पिरिट का भी आइडिया अगर आया तो उसने जब वो ड्रीम के बारे में सोच रहा होगा, मीन्स सपने क्यों आते हैं, तब उसने ऐसा सोचा होगा। इन हिज ड्रीम्स मैन फॉर द फर्स्ट टाइम इनकाउंटर्ड हिज डबल। अब क्या है? स्लीप, स्लीप को वो कैसे एसोसिएट करते हैं स्पिरिट वर्शिप से? टेम्पररी डेथ हो जाती है स्लीप में, बोले स्लीप में हम लोग टेम्पररी रूप से, और उस समय क्या होता है स्पिरिट अपने शरीर से बाहर चली जाती है, और जिसके शरीर उसको हम सपने में दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ये लोग एक अपना रीजनिंग दे रहे हैं। तो टेम्पररी डिपार्चर ऑफ सोल ऑफ वन पर्सन इनटू अनदर्स ड्रीम, तो यहां मैंने हिंदी में लिख दिया आपकी आत्मा मेरे अंदर आ गई और मेरी किसी और के अंदर चली गई। तो ऐसे आत्मा अपनी टहल फिर रही है टेम्पररी रूप से, और एक दूसरे के सपनों में लोग आ रहे हैं। तो आप देखिए इन्होंने जो भी इंटेलेक्चुअल डाउट्स थे इसका सॉल्यूशन इन्होंने रिलीजन में देखा। अब देखिए एक और यहाँ पर मैंने लिखा है चेंजिंग साइज ऑफ शैडो। तो अब शैडो क्यों है, उसका साइज चेंज क्यों हो रहा है, ये भी तो एक बेसिक क्वेश्चन है जो उस समय के प्रिमिटिव मैन के माइंड में आ सकता है। तो उसका भी उन्होंने आंसर साइज ऑफ स्पिरिट से देखा, बोले स्पिरिट का साइज चेंज होता है इसलिए शैडो का साइज चेंज हो गया। एक अच्छा सा क्वेश्चन और उसका एक अच्छा सा आंसर देके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब टाइलर साहब ने ऑरिजिन की तो बात ही की, उन्होंने इवोल्यूशनरी व्यू भी दिया रिलीजन का। ऑरिजिन तो उन्होंने बता दिया स्पिरिट वर्शिप के साथ है, और उन्होंने इवोल्यूशनरी व्यू की बात भी की,
लेकिन टाइलर की जो थ्योरी है वो कौन क्रिटिसाइज कर रहे हैं? मूलर और लैंग। तो नेचुरलिज्म की थ्योरी देने वाले लोग इसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अब टाइलर की इवोल्यूशनरी थ्योरी हम देखेंगे, वो कैसे इवोल्यूशन देख रहे हैं रिलीजन का। स्टेजेस ऑफ कल्चर, मैं आपको बता चुका हूँ, ईबी टाइलर कल्चर के बारे में भी बहुत लिखे हैं। तो इन्होंने कल्चर की डेफिनेशन दी है, उसको हम पढ़ चुके हैं। तो इसको ये कल्चर के इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो क्या इन्होंने कहा? पहले उन्होंने कहा लोअर कल्चर आएगा, फिर उसके बाद मिडिल कल्चर, फिर उन्होंने कहा अपर कल्चर। तो लोअर कल्चर इन्होंने मैजिक का कहा, मैजिक से एसोसिएट कर सकते हैं। मिडिल कल्चर रिलीजन से एसोसिएट कर सकते हैं। अपर कल्चर साइंस से एसोसिएट कर सकते हैं। आल दो मैजिक, रिलीजन, साइंस, ये जो एवोल्यूशन के टर्म दिए ये जेम्स जॉर्ज फ्रेजर ने दिए। तो इनकी भी थ्योरी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप एसोसिएट कर सकते हैं लोअर कल्चर, मिडिल कल्चर और अपर कल्चर के साथ। अब इसको थोड़ा सा और इन डिटेल समझते हैं क्या एवोल्यूशन रहा होगा। स्टेजेस ऑफ रिलीजन एज पर ईबी टाइलर। तो इन्होंने और स्टेज क्या बताई? लोअर कल्चर में आप एसोसिएट करिए एनिमिज्म को, बिलीफ इन स्पिरिट्स इनहेबिटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल फिनोमेना। तो एनिमिज्म को एसोसिएट किया किससे? स्पिरिट से। फिर उन्होंने कहा पॉलीथिज्म आएगा। तो ये जो इवोल्यूशन है कैसे देख रहे हैं? एनिमिज्म से पॉलीथिज्म, पॉलीथिज्म से मोनोथिज्म, मोनोथिज्म। तो वर्शिप ऑफ मल्टीपल गॉड्स, तो मल्टीपल स्पिरिट्स हो जाएंगी। उसकी पहले तो हम नेचर से एसोसिएटेड जो स्पिरिट्स हैं उसकी बात करेंगे, फिर हर चीज में स्पिरिट की बात करेंगे, तो पॉलीथिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मोनोथिज्म, तो सिंगल सुप्रीम डीटी की बात है। तो ये मोनोथिज्म भी हम जब मोनिज्म का टॉपिक पढ़ रहे होंगे इसके बारे में भी इन डिटेल पढ़ेंगे। अब एलएच मॉर्गन भी सोशल चेंज को देखते हैं इवोल्यूशनरी तरीके से। वो क्या कंसेप्ट दे रहे हैं? वो कह रहे हैं सेवेजरी, बारबेरिज्म और सिविलाइजेशन। अब देखिए इनके जो टर्म्स हैं वो डेरोगेटरी से लग रहे हैं। वो मतलब प्रिमिटिव सोसाइटी को सेवेजरी कह दे रहे हैं, मिडिल कल्चर को बारबेरिज्म कह रहे हैं और मॉडर्न सोसाइटी को सिविलाइजेशन कह रहे हैं। तो आप देखिए यूरोसेंट्रिक थ्योरी इनकी लग रही है। अब देखते हैं intellectual needs of the primitive man desired to achieve answers of troublesome question propounded the notion of spirit or soul and spirit worship। तो वही बात, इंटेलेक्चुअल जो नीड थी उसको बुझा पाए इससे, मींस इंटेलेक्चुअल नीड को फुलफिल कर पाए स्पिरिट और सोल वर्शिप के साथ। अब आज की सोसाइटी में कहीं स्पिरिट वर्शिप देखने को मिलती है? तो इंडियन सोसाइटी में तो आप श्राद्ध का कल्चर देखा होगा। तो हम पूर्वजों की स्पिरिट को खाना देते हैं, उनकी शांति की बात करते हैं। तो हम श्राद्ध का कंसेप्ट अपने सनातन धर्म में है। इवन चाइना में टाओइज्म में आप स्पिरिट वर्शिप की बात करते हैं। जापान में सिंतोइज्म में स्पिरिट वर्शिप की बात करते हैं। अब देखते हैं वाइल ऑफन कंसीडर्ड प्रिमिटिव एनिमिज्म होल्ड्स प्रोफाउंड इकोलॉजिकल विजडम। देखिए ये पुराना तो हो सकता है, आप इसको पुरानी सोच कहिए, बोले ये कोई बात हुई? आप शैडो में भी स्पिरिट की बात कह रहे हैं, शैडो का साइज चेंज हो रहा है, स्पिरिट की साइज चेंज हो रहा है, ये कोई बात हुई? आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं इस बेसिस पर, लेकिन आप जब इसको इकोलॉजिकल विजडम के आधार पर देखेंगे तो ये आपको सुटेबल लगेगी थ्योरी। इन एन एज ऑफ क्लाइमेट इमरजेंसी revisiting animistic belief can inspire a cultural shift from exploitation to reverence। तो अगर आप इस पर भरोसा कर लें इनकी बातों पर, तो हम नेचर का एक्सप्लॉइटेशन रोक सकते हैं और हम नेचर को सम्मान की नज़र से देखेंगे, मेकिंग इट हाईली रिलेवेंट फॉर सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल फ्यूचर। वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो आपको एनिमिज्म जैसी थ्योरी पर विश्वास करना पड़ेगा। हमें नेचर में भी आत्मा देखनी पड़ेगी और हम उसका एक्सप्लॉइटेशन रोक सकते हैं। अब देखिए टाइलर्स मॉडर्न सोसाइटी के बारे में क्या कह रहे हैं। सेकुलर सोसाइटी इज फाउंडेशन टू मॉडर्निटी और मॉडर्न सोसाइटी। तो ये कह रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी एक सेकुलर सोसाइटी होगी एंड डेथ नेल टू ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो ये कह रहे हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी है पहले और उसके बाद चलिए मॉडर्न सोसाइटी आएगी, ये तो बात सबको ही पता है। लेकिन ये कह रहे हैं इस मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, मींस रिलीजन सेकुलराइजेशन का कंसेप्ट देखने को मिलेगा इन रिलीजन। अब देखते हैं डर्कहाइम साहब कैसे टाइलर का व्यू को डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि टाइलर कह रहे हैं जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न होगी वैसे वैसे रिलीजन का रोल कम होता जाएगा। लेकिन डर्कहाइम की थ्योरी में आपने देखा उन्होंने कहा रिलीजन है कुछ भी नहीं, बस सोसाइटी इन डिवाइन फॉर्म या सोसाइटी वर्शिप। बोले आप जब एक मूर्ति की पूजा करते हैं, ये कौन बोला है? डर्कहाइम।
बोले आप एक मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, आप एक ग्रुप में हैं, उस ग्रुप में आप सोसाइटी को फील कर पाते हैं, तो उसको वो कहते हैं कलेक्टिव एफर्वेसेंस, एक सामाजिक सोच, एक समाज के साथ होने का एक्सपीरियंस। मीन्स आप एक जब समाज में जाते हैं तो आपका कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है, और आप जब घर में कहीं अकेले पड़े रहते हैं तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। बोले आप जब इस मूर्ति के सामने खड़े हैं, एक मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, एक अपने क्रिश्चियन गैदरिंग में जाते हैं, तो आप एक सोसाइटी को देखते हैं, तो आपको तो लगता है आप एक कोई डिवाइन या सुपर नेचुरल बीइंग की वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी वो वर्शिप बस खुद की ही है, मीन सोसाइटी की ही वर्शिप है। अब सोसाइटी की वर्शिप क्यों है? क्योंकि सोसाइटी है सुपर पावरफुल। जैसे आप गॉड को पावरफुल मान रहे हैं क्योंकि आप समझते हैं गॉड हमें दे रहा है, मीन्स गॉड हमें खाने को देता है, गॉड हमें रहने को देता है, तो डरखाइम कह रहे हैं ये आप समझ रहे हैं गॉड को गॉड है, लेकिन इन रियलिटी ये खुद सोसाइटी ही है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। आप अगर आप हिंदू रिलीजन में बिलीव करते हैं तो आपने एक आरती देखी होगी, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, ऐसे हम लोग एक ओम जय जगदीश हरे करके आरती करते हैं। तो उसमें आपको समझ में आएगा, हम कहते हैं कि ये गॉड का है, लेकिन अब डरखाइम की थ्योरी इस पर अप्लाई करते हैं। हमारी जो बॉडी है वो कहाँ रहती है? एक सोसाइटी में। हमारा मन भी कहाँ लगा रहता है? सोसाइटी के आसपास। हमारा जो मनी है, धन, वो भी कहाँ रहता है? सोसाइटी में ही। हम सोसाइटी से मनी लेते हैं और सोसाइटी को बैक रिटर्न करते हैं। तो तन मन धन सब कुछ है तेरा, और हम उस सोसाइटी को ही अर्पण कर रहे हैं। तो डरखाइम में कह रहे हैं आप मानिए, आप भगवान को बस समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये सोसाइटी वर्शिप ही है। तो अब जैसे डरखाइम रिलीजन को सोसाइटी वर्शिप कह रहे हैं, तो अगर मॉडर्न सोसाइटी बनेगी तो क्या सोसाइटी वर्शिप खत्म हो जाएगी? सोसाइटी खुद की पूजा नहीं करेगी? डरखाइम कह रहे हैं नहीं, रिलीजन नहीं खत्म होगा, क्योंकि रिलीजन तो सोसाइटी वर्शिप है। आप सुपर नेचुरल बीइंग में विश्वास करना भूल सकते हैं, लेकिन आप खुद की पूजा तो करते ही रहेंगे। जैसे नेशनलिज्म का थॉट आ जाएगा आपके लिए, शायद हिंदू रिलीजन वैसा ना रहे, इस्लामिक रिलीजन वैसा ना रहे, क्रिश्चियनिटी वैसी ना रहे जैसी आज है, जब एक मॉडर्न सोसाइटी और अच्छी सोसाइटी बनेगी, लेकिन रिलीजन रहेगा। रिलीजन कैसे रहेगा? वो सिविक नेशनलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आप एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिलीजन की तरीके से देखेंगे, आप प्रोफेशनल एथिक्स को रिलीजन के तरीके से देखेंगे, आप अपने वर्क को वर्शिप की तरीके से देखेंगे, वर्क इज वर्शिप। तो आप वेबर की थ्योरी में इसको देखते हैं कि वर्क ही पूजा है, तो किसी के लिए रिलीजन वर्क है, डरखाइम के लिए रिलीजन क्या हो जाएगा मॉडर्न सोसाइटी में? सिविक नेशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी कुछ बात इस मॉडर्न सोसाइटी में देख रहे हैं। तो टाइलर की तरीके से डरखाइम रिलीजन को कम होता हुआ नहीं देख रहे हैं। तो इस बात का क्रिटिक है डरखाइम की थ्योरी। डरखाइम डिस्कार्डेड टाइलर्स व्यूज एंड एज पर हिम रिलीजन इज प्रेजेंट इन प्रिमिटिव एज वेल एज इन मॉडर्न सोसाइटी। यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, मैं भी टीम को बोलकर इसको सही कर दूंगा, ये 2 बार हो गया। तो डरखाइम कह रहे हैं प्रिमिटिव सोसाइटी में रिलीजन था, एज वेल एज मॉडर्न सोसाइटी में भी रहेगा। ये कुछ भी नहीं है सेकुलराइजेशन वगैरह का कंसेप्ट, मतलब रिलीजन गायब नहीं होगा। हाँ, तो रिलीजन अपना फॉर्म चेंज कर लेगा, आप सोसाइटी वर्शिप तो करते ही रहेंगे। तो डरखाइम क्या करें, टोटेमिज्म में था रिलीजन, हमने अरुणा ट्राइब में टोटेमिज्म का कंसेप्ट पढ़ा हुआ था। फिर डरखाइम कह रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी में जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा सिविक रिलीजन का। तो जो टोटेमिज्म में सैक्रेड था, सिविक रिलीजन में सेकुलर हो जाएगा, मींस सैक्रेड ही सेकुलर होगा, मींस सैक्रेड इज सेकुलर, और वो ही मॉडर्न रिलीजन होगा। मॉडर्न रिलीजन होगा। अब इस सेकुलर का मीनिंग क्या है? जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक सेकुलर डॉक्यूमेंट है, ये भी एक रिलीजन की तरीके से देखा जाएगा। नेहरू का हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डैम्स आर मॉडर्न टेम्पल, तो किसी के लिए वर्क एथिक्स एक रिलीजन की तरीके से होगा। तो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा है, वर्क इज वर्शिप। विवेकानंद की थ्योरी भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब थॉट्स पर अप्लाई होती दिख रही है। किसी के लिए रिलीजन सिविक नेशनलिज्म में होगा, सिविक नेशनलिज्म। तो आज हम देखते हैं अपने बहुत सारे पॉलिटिशियन हम लोगों से नारे लगवाते हैं भारत माता की जय, तो हम लोग जय किसकी कर रहे हैं? भारत माता की। और भारत माता है कौन? भारत माता हैं हम खुद, हम सब मिलके ही भारत माता बनाते हैं। तो अगर भारत माता की जय हम लोग बोल रहे हैं, भारत माता की जय, तो हम जय किसकी कर रहे हैं? हम खुद की जय कर रहे हैं। तो अगर भारत माता को हम गॉड मान लें, ये गॉड है ही इन इंडियन सोसाइटी, अगर इनको गॉड मान रहे हैं तो ये वास्तव में सोसाइटी ही है। तो डरखाइम कह रहे हैं आपको लग रहा होगा ये सुपर नेचुरल है,
लेकिन ये वास्तव में सोसाइटी ही है, और ये सोसाइटी वर्शिप तो चाहे सोसाइटी कितनी भी मॉडर्न बन जाए ये रहेगी। बस ये है क्रिटिक। अब देखते हैं, ही हाईलाइटेड दैट इन मॉडर्न सोसाइटी ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी प्रोफेशनल एथिक्स कैन बी टर्म्ड एज मॉडर्न रिलीजियस वैल्यूज। बोले हाँ, बस मॉडर्न सोसाइटी में होगा क्या, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, प्रोफेशनल एथिक, दैट इज वर्क इज वर्शिप वाला वैल्यू, ये सब मॉडर्न रिलीजियस वैल्यूज हो जाएंगी। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी क्या हो सकती है, रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी। तो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी और मैकेनिकल सॉलिडरिटी के बारे में मैं जब डरखाइम आपको पढ़ा रहा था मैं बताया था। तो आप अगर ये दो कीवर्ड्स आपको ना आते हो तो इसकी जो रियल मीनिंग है वो आप डरखाइम चैप्टर में देख सकते हैं। तो मैकेनिकल सॉलिडरिटी क्या थी, रिलीजन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी जब बनेगा तो एक ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी ही रिलीजन हो जाएगा, मीन्स रिलीजन खत्म नहीं होगा, जैसे ईबी टायलर बोल रहे हैं। प्रोफेशनल इथिक्स रिलीजन एज पर डरखाइम, तो रिलीजन कह रहे हैं डरखाइम किसे, प्रोफेशनल इथिक्स को, और वेबर किसे रिलीजन कह रहे हैं इन मॉडर्न सोसाइटी में, प्रोटेस्टेंट एथिक्स को। तो किसी के लिए प्रोफेशनल एथिक्स रिलीजन हो सकते हैं, किसी के लिए प्रोटेस्टेंट एथिक्स रिलीजन हो सकता है, लेकिन रिलीजन ऐसा खत्म हो जाए ऐसा कोई ये दोनों स्कॉलर्स नहीं सोच रहे हैं। अब हर्बर्ट स्पेंसर, इनकी घोस्ट ड्रीम्स थ्योरी है रिलीजन के ऑरिजिन के बारे में। इनकी जो इवोल्यूशन की थ्योरी है वो हम लोग पढ़े हैं, सिंपल सोसाइटी, कंपाउंडेड सोसाइटी, डबली कंपाउंडेड सोसाइटी, ट्रिपली कंपाउंडेड सोसाइटी, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं ये रिलीजन के ऑरिजिन के बारे में क्या कह रहे हैं। घोस्ट ड्रीम्स थ्योरी ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर समवॉट सिमिलर टू एनिमिज्म ऑफ ईबी टायलर। तो अब देखिए, नेचुरलिज्म का ऑफशूट हमें समझ में आया क्या, एनिमिज्म की थ्योरी, मैंने आपको प्रूव भी करके दिखा दिया था। और इसका कोरिलेशन है किसके साथ, घोस्ट ड्रीम थ्योरी ऑफ स्पेंसर, घोस्ट ड्रीम्स थ्योरी। तो ये तीनों थ्योरी एक जैसी ही समझ में आती हैं। स्पेंसर कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ रिलीजन कीपिंग ट्राइबल सोसाइटी एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये ट्राइबल सोसाइटी के रिस्पेक्ट में ये थ्योरी दे रहे हैं। स्पेंसर शोड द प्रिमिटिव्स टू बी रेशनल दो विद अ लिमिटेड क्वांटम ऑफ नॉलेज। तो ये कह रहे हैं ये रेशनल तो थे लेकिन नॉलेज इनकी लिमिटेड थी। प्रिमिटिव्स फेस डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो आपने जो एनिमिज्म में देखा वही इंटेलेक्चुअल नीड वही यहाँ पर देखेंगे, इसीलिए इसको उस थ्योरी से एसोसिएट किया जाता है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस रिलेटेड एंड लाइफ जो एनिमिज्म थ्योरी में देखा। ड्रीम्स एंड अवेकन, तो क्या अंतर है जिंदा व्यक्ति में और मरे हुए में, जगे हुए और सोते हुए व्यक्ति में, वही ड्रीम्स की बात। दे डीम्ड ह्यूमन हैव डुअल एग्जिस्टेंस, तो ह्यूमन के डुअल एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं इन दीज स्टेट्स, जैसे कि हमने एनिमिज्म में देखा। प्रिमिटिव मैन यूज्ड टू गेट द आइडिया ऑफ डुअलिटी, फिर वही ड्रीम्स की बात। दिस आइडिया ऑफ डुअल एक्सटेंडेड बाय देम टू एनिमल्स, प्लांट्स एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। तो ऑलमोस्ट सिमिलर टू एनिमिज्म थ्योरी है इनकी, स्पेंसर साहब की। अलग कहाँ होते हैं, ये यहाँ पे अलग हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पेंसर द आइडिया ऑफ घोस्ट ग्रोज इनटू द आइडिया ऑफ गॉड्स। तो ये जो वो स्पिरिट कह रहे हैं ये बस घोस्ट कह रहे हैं, इतना अंतर है। तो बोले ये जो आपने डुअल एग्जिस्टेंस की बात की, तो एक एग्जिस्टेंस मैन का माना तो और दूसरा एग्जिस्टेंस आपने घोस्ट का मान लिया। तो यहाँ पर स्पिरिट की बात नहीं है, यहाँ पर घोस्ट की बात हो रही है, बस नाम बदल दिया स्पेंसर साहब ने। ये कह रहे हैं ये घोस्ट ही गॉड में चेंज हो गए बाद में। तो आपने जब उस इंटेलेक्चुअल नीड्स की बात की उसके आंसर दिए तो आपको गॉड का कंसेप्ट निकल के आया। एंड द घोस्ट ऑफ एंसेस्टर बिकम डिवाइन बीइंग्स, और जो एंसेस्टर के घोस्ट हैं उसको ही डिवाइन बीइंग कह दिया गया है। स्पेंसर्स कंक्लूजन इज दैट एंसेस्टर वर्शिप इज रूट ऑफ एवरी रिलीजन। तो ये एंसेस्टर की वर्शिप की बात कर रहे हैं, जबकि देखा नेचुरलिज्म में वो किसकी बात कर रहे हैं, नेचर वर्शिप की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नेचर वर्शिप इज रिलीजन। ठीक, आपने एनिमिज्म में क्या देखा, स्पिरिट वर्शिप इज रिलीजन, स्पिरिट वर्शिप ये रिलीजन। आपने स्पेंसर की थ्योरी में क्या देखा, घोस्ट की वर्शिप, घोस्ट या एंसेस्टर की वर्शिप। अब आप बताइए आपको तीनों थ्योरी इंटररिलेटेड नहीं लग रही हैं? जी हाँ, ये एक साथ ही बनी हुई थ्योरी हैं, बस नामकरण अलग अलग है। अब स्पेंसर की थ्योरी हम इंडियन सोसाइटी पर लगाकर देखते हैं। पितृदान, श्राद्ध, तो हम लोग जो श्राद्ध कर रहे हैं वो एंसेस्टर्स की वर्शिप ही कर रहे हैं। तो
एंसेस्टर्स की स्पिरिट की वर्शिप कर रहे हैं, तो एंसेस्टर्स की स्पिरिट की वर्शिप। अब देखिए, अब श्राद्ध का जो कंसेप्ट है इंडियन सोसाइटी में, इसको आप अप्लाई करिए। अगर एंसेस्टर्स की वर्शिप देखिए तो आपको लगेगा कि है किसका, स्पेंसर की थ्योरी का। और अगर आप इसको स्पिरिट वर्शिप की तरीके से देखिए तो आपको लगेगा ये किसका एप्लीकेशन है, टाइलर की थ्योरी का, एनिमिज्म। और इसमें आप देखेंगे हम जो श्राद्ध करते हैं उसमें अर्पण किसको करते हैं, ये जो वर्शिप वास्तव में करते हैं और जो हम लोग दे रहे होते हैं वो किसको दे रहे होते हैं, नेचर को। हम जानवरों को खिलाते हैं, तो लास्टली हम नेचर को ही कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इस पर तो आपको लगेगा ये नेचुरलिज्म से कहीं ना कहीं डिराइव हो रही है। तो ये सब एक जैसी थ्योरीज हैं। तो इंडिया में स्पेंसर की थ्योरी पितृदान और श्राद्ध के रिस्पेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। घोस्ट डांस सेरेमनी टू अपीयर एज घोस्ट, तो आपने घोस्ट डांस सेरेमनी कहाँ देखी, यूएसए में। आप यूट्यूब करिएगा और ये जो टीटॉन सियोक्स करके एक ट्राइब है, इसकी आप ये सेरेमनी देखिएगा। तो इसमें घोस्ट के कॉस्ट्यूम ये लोग पहनते हैं, तो आप इसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। द एविडेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ डेड पर्सन्स इन ड्रीम इज टेकन बाई प्रिमिटिव एज टेम्पररी आफ्टर लाइफ। तो डेड लोग उनकी ड्रीम में आए तो उन्होंने कहा यही टेम्पररी आफ्टर लाइफ है, मीन्स मौत के बाद भी एक लाइफ होती है। दिस लीड्स टू कंसेप्शन ऑफ सुपरनेचुरल बीइंग इन द फॉर्म ऑफ घोस्ट। तो सब लोगों ने अपनी रीजनिंग दी और वही सब एक जैसे कंसेप्ट को अलग अलग टर्म्स दे दिए। अब देखते हैं थ्योरी ऑफ फेटिशिज्म। छोटी सी थ्योरी है, इसको बस लिखना भर है। डी ब्रोसिस, पीपल थिंक दैट ऑर्डिनरी थिंग्स कैन प्रोड्यूस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। तो आपको किन दो टर्म्स पर फोकस करना है, एक तो टर्म है ऑर्डिनरी थिंग्स, ऑर्डिनरी, दूसरा रिजल्ट कैसे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दैट इज हाउ रिलीजन स्टार्टेड। तो रिलीजन जो कहानी है वो किसकी है, ऑर्डिनरी थिंग्स की कहानी है। जैसे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में देख रहे हैं, मूंगे की अंगूठी एक अंगूठी भर है, लेकिन लोग इस पर विश्वास बहुत ज्यादा करते हैं, बिलीफ की बात है। एक मुखी रुद्राक्ष, लोग इस रुद्राक्ष को ढूंढते हैं, पेड़ के नीचे इंतजार करते हैं साल साल भर कि एक साल में एक बार आएगा, एक साल में दो बार आएगा, उसको ढूंढते हैं और उसी ऑर्डिनरी रुद्राक्ष को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स के तरीके से देखते हैं। यही कहानी बस रिलीजन की कहानी है। ये कौन कह रहे हैं, डी ब्रोसिस। थ्योरी ऑफ एनिमेटिज्म और माना थ्योरी, ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एनिमेटिज्म और माना ये दो कीवर्ड हैं। ये दिए किसके द्वारा दी गई है, आर मारेट। लेकिन इस थ्योरी को बाद में मलिनोव्स्की की थ्योरी से भी कोरिलेट किया जा सकता है। इनकी जो थ्योरी है उसमें आप देखेंगे फियर, इंडिविजुअल फियर की बात हो रही है। मलिनोव्स्की की थ्योरी में इंडिविजुअल फियर की, मीन्स लोग जब फियरफुल होते हैं तब लोग पूजा करते हैं, या लोग जब ट्रबलसम सिचुएशंस में होते हैं तब। तो अब ये मलिनोव्स्की की थ्योरी जब मॉडर्न थिंकर्स पढ़ रहे होंगे तब पढ़ेंगे, तब जब मलिनोव्स्की की थ्योरी आप पढ़ें तब आर मारेट की इस थ्योरी को रिविजिट करिएगा या इसको रिवाइज करिएगा। अब देखते हैं आर मारेट साहब क्या कह रहे हैं। एनिमेटिज्म इज द मोस्ट एंशिएंट फॉर्म ऑफ रिलीजन। ये कह रहे हैं यही सबसे पुराना रिलीजन है। ये एनिमिज्म, नेचुरलिज्म ये सब कुछ भी नहीं है। तो क्या है, एनिमेटिस्टिक पावर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। ये एनिमेटिज्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर की बात कह रहे हैं। तो ये किसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो हमने पहले पढ़ा, ऑर्डिनरी थिंग्स जैसे नहीं देख रहे हैं, इसको ऑर्डिनरी नहीं मान रहे हैं, ये मान रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये कह रहे हैं स्पिरिट इज वन एंड यूनिवर्सल। एक ही होती है स्पिरिट, वन यूनिवर्सल विच इज ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनिशिएंट। मीन्स ये मोस्ट पावरफुल मान रहे हैं किसी एक स्पिरिट को। तो स्पिरिट को पावरलेस नहीं मान रहे हैं, ये मोस्ट पावरफुल मान रहे हैं और उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को देख रहे हैं। दिस फोर्स ऑफन रिफर टू एज माना। इस पावरफुल स्पिरिट को ही माना कहा गया। इज नॉट अटैच टू एनी स्पेसिफिक डिएटी और स्पिरिट। तो इसको एक डिएटी के साथ अटैच मत करिए, जैसे हमने पर्सोनिफिकेशन नेचुरलिज्म में कर दिया, ऐसा कुछ मत करिए, इसको रोक रहे हैं। बट इज रादर ए जनरलाइज्ड एब्स्ट्रैक्ट पावर। तो आप जो रिलीजन और इसमें साइंस में एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ते हैं, जो हर जगह है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है, जो हम ये एनर्जी के बारे में पढ़े हैं, एंट्रोपी में हम पढ़े हैं डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, ऐसा कुछ कंसेप्ट दे रहे हैं माना थ्योरी में। कौन, आर मारेट।
ये कह रहे हैं पर्सोनिफिकेशन मत करिए, ये तो सब जगह है, हर पॉइंट पर है, हर जगह देखने को मिलेगी। दैट कैन बी फाउंड इन बोथ एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। तो ये कह रहे हैं आप जो स्पिरिट वर्शिप कर रहे हैं या एंसेस्टर वर्शिप कर रहे हैं या नेचर की वर्शिप कर रहे हैं, इससे थोड़ा पहले चलिए, एक ऐसी चीज, एक ऐसा ब्रह्म जो सब जगह है और जो सर्वशक्तिमान है, ऐसे कुछ ब्रह्म को सोच पा रहे हैं, वो थ्योरी है आर आर मारेट की। मीन्स वह हर फॉर्म में चेंज हो जाता है, मीन्स ब्रह्म जो चेंज हो जाता है, वो ये बन जाता है, वो बन जाता है। और हम लोग इसको कैसे पढ़े, मोनिज्म में, भक्त और भगवान एक ही है, आत्मा परमात्मा एक ही है। इस टाइप की जो थ्योरी है वो दे रहे हैं आर आर मारेट। तो जैसे हम इसको समझें तो ट्री से ही फ्रूट बना, तो ट्री फ्रूट कुछ अलग नहीं है। आपको लगेगा कि फ्रूट ट्री से अलग है, उसका फॉर्म अलग हो सकता है, लेकिन वो एक ही है। और वो एक क्या है, माना। माना मीन्स डिफ्यूज्ड सुपरनेचुरल पावर, एक ऐसी पावर जो हमेशा है, हम सब के बीच है और हर जगह है। दिस इज आल्सो टर्म्ड एज मोनिज्म। तो इसी थ्योरी को बाद में मोनिज्म या मोनिज्म कहा जाता है। एक और छोटी सी थ्योरी है गिल्ट थ्योरी बाई सिगमंड फ्रॉइड। ये अभी तक पूछी नहीं गई, लेकिन यहाँ पर लिखी हुई है तो पढ़ते हैं। सिगमंड फ्रॉइड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव viewed religion as the unconscious mind's need for wish fulfillment। तो ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से रिलीजन को देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर व्यू पॉइंट नहीं दे रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने की वजह से रिलीजन जैसी चीज को ओरिजिनेट करते हैं। मीन्स लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रिलीजन को देखते हैं, बिकॉज पीपल नीड टू फील सिक्योर एंड एब्जॉर्ब देमसेल्फ ऑफ देयर ऑन गिल्ट। तो लोग अपनी गिल्ट से बचने के लिए रिलीजन जैसा कंसेप्ट डेवलप किए हैं। फ्रूड बिलीव दैट दे चूज टू बिलीव इन गॉड हु रिप्रेजेंट अ पावरफुल फादर। तो रिलीजन में गॉड वही हो सकता है जैसे कि एक पावरफुल फादर होता है जो हर एक नीड पूरी कर दे। आप परेशान हैं, फादर ने आपको दिलासा दे दी। आप परेशान हैं, आपके फादर ने आपको चॉकलेट दिला दी। जो भी चीज़ें आपके फादर आपके लिए करते हैं, मीन्स आपकी विश फुलफिलमेंट की जो बात है, वैसे ही रिलीजन है, वैसे ही गॉड है। तो आपकी इंडिविजुअलिस्टिक बिलीफ हैं, आपकी इंडिविजुअलिस्टिक नीड है, आपकी इंडिविजुअलिस्टिक विश हैं, उनके पूरे होने की कहानी ही गॉड है। ये कौन कह रहे हैं, सिगमंड फ्रॉइड। तो ये आप इंडिविजुअल लेवल पर रिलीजन की बात देख रहे हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको एक बार फिर से देखते हैं, उसका एक छोटा सा आंसर पढ़ते हैं। कंपेयर व्यूज टाइलर एंड मैक्स म्यूलर ऑन 2021 मेंस में पूछा गया। तो अब आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स, इसको जो बेसिक पॉइंट हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको देखा है। फीचर, ऑरिजिन ऑफ रिलीजन और फोकस, इन दो पैरामीटर्स के आधार पर ही आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए, टाइलर की थ्योरी में स्पिरिट्स पर फोकस है, यहाँ पर नेचर वर्शिप पर फोकस है। तो हमने यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया है नेचर का, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया है स्पिरिट्स का। इंटेलेक्चुअल नीड्स की बात हो रही है, फोकस किस पर है, इंटेलेक्चुअल नीड्स की। और यहाँ पर फोकस किसका है, इमोशनल नीड्स का। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इनको लिखना आपको सबसे शुरुआत में है, फिर आप कहानी अपनी लिखते रहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाईलाइट डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन टोटेमिज्म एंड एनिमिज्म। तो टोटेमिज्म किसका कंसेप्ट है, डर्कहाइम का। तो डर्कहाइम और टाइलर की थ्योरी में कंपेयर करना है अपने को, देखते हैं। अब वैसे आप कर चुके हैं, इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने बस यहाँ पे छोटा सा लिखा है बिलीफ इन स्पिरिट्स। तो आपने देखा टोटेमिक रिचुअल्स में स्पिरिट्स की बात होती है, तो बिलीफ इन स्पिरिट तो दोनों सिस्टम में है। एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट्स, सोल इन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स एंड समटाइम इवन इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ये तो दोनों में देखने को मिलता है। कनेक्शन टू नेचर, का जो टोटेमिज्म का कंसेप्ट है, इसमें भी नेचर की वर्शिप होती है, नेचर का भी एक टोटेम होता है। बोथ सिस्टम एम्फसाइज अ डीप कनेक्शन विद नेचर एंड अ रिवरेंस फॉर द नेचुरल वर्ल्ड। रिचुअल प्रैक्टिसेस देखिए, बोथ इन्वॉल्व रिचुअल्स एंड सेरेमनीज टू कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स एंड सीक देयर फेवर। तो हम लोगों ने टेटोमिक फ्लेयर के डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी पढ़ी थी जब हम डर्कहाइम पढ़ रहे थे, उसको आपको रिलेट कराइएगा इस पॉइंट से। सोशल कोहेजन, both can contribute to social cohesion and group identity। तो डर्कहाइम को कलेक्टिव एफर्वेसेंस कह देते हैं, कलेक्टिव एफर्वेसेंस। अब डिफरेंसेस की भी बात देखते हैं। डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, सिमिलरिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। फोकस,
ये इनका फोकस टोटेमिज्म पे है, किसका, डकहाइम का। एनिमिज्म का जो फोकस है वो सभी पर है, ऑल थिंग्स, चाहे एनिमेट हो चाहे इनएनिमेट हो। फोकस ऑन ए स्पेसिफिक टोटेम, ऑफन एन एनिमल और प्लांट एज अ सिंबल ऑफ अ क्लैन और ग्रुप। तो रिलीजन को वो टोटेम के फॉर्म में ही देख पा रहे हैं, कौन, रखाइम। लेकिन ये हर थिंग में रिलीजन के बारे में देख पा रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज में स्पिरिट को देख पा रहे हैं। जबकि टोटेम तो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे क्रोकोडाइल एक टोटेम हो सकता है एक किसी ट्राइब के लिए। हम लोगों ने चिरंगा, बुल रोरर्स, इनके बारे में पढ़ा था। तो ये पर्टिकुलर टोटेम की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हर चीज में स्पिरिट की बात हो रही है। तो हर चीज में भगवान की बात कर रहे हैं, कौन, एनिमिज्म थ्योरी में ईवी टायलर। जबकि स्पेसिफिक टोटेम की बात कर रहे हैं, कौन, रखाइम साहब। इसको टोटेमिज्म मोर स्पेसिफिक एंड लिमिटेड टू पर्टिकुलर ग्रुप और क्लान। अब देखिए, इनका जो टोटेमिज्म है, जो टोटेमिज्म की थ्योरी है, ये अरुणा ट्राइब के रिस्पेक्ट में दी गई थी। तो इसको जनरलाइज करना बहुत कठिन है। जैसे अरुणा ट्राइब का जो रिलीजन है, क्या आप उसको कंपेयर कर सकते हैं हिंदू रिलीजन के साथ या इस्लामिक रिलीजन के साथ? शायद बहुत मुश्किल है। तो इस इनकी जो थ्योरी है डकहाइम की, एक दो क्लैन या ट्राइब में लग सकती है। जबकि एनिमिज्म की जो थ्योरी है, ये जनरलाइज थ्योरी है, आप कहीं भी लगाइए, सब जगह थोड़ी बहुत लगती हुई पाई जाएगी। अब नेचर के साथ रिलेशनशिप देखिए। टोटेमिज्म, डकहाइम साहब क्या कह रहे हैं, इज सिंबॉलिक एंड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद स्पेसिफिक नेचुरल एंटिटी। तो या तो जो उनका टोटेम है उसी के साथ वो कनेक्ट कर पाते हैं। टोटेमिक फ्लैश का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने देखा, एक पर्टिकुलर टोटेम था, उसमें ही फ्लैश को डिस्ट्रीब्यूट करते थे और उसी से वो कनेक्ट कर पाते थे। जबकि एनिमिज्म में क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो यहाँ पर स्पेसिफिक की बात है, यहाँ पर आल की बात। ये दो कीवर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। In a sense, while both totemism and animism share a belief in spirits and a connection to nature, totemism is more specific and group oriented। देखिए, यहाँ पर मैंने समरी लिख दी है, ये ग्रुप ओरिएंटेड है और स्पेसिफिक है, while animism is more general and individualistic। अब देखिए, आंसर लिखने में आपने क्या किया, पहले तो सिमिलरिटी लिखी, फिर डिसिमिलरिटी लिखी या डिफरेंसेस लिखे, और बाद में उसको समराइज कर दिया 3 लाइनों में। ये हो गया एक अच्छा सा आंसर। यहाँ पर मैंने एक टेबल दी है, जो अभी तक हमने पढ़ा उसका एक समरी है, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कॉलम है वो ये वाला है, तो इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरीज ऑफ रिलीजन। इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में अब क्या पढ़ेंगे, फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, डकहाइम को फिर पढ़ेंगे, और टोटेमिक रिलीजन और टाइलर का एनिमिज्म के बारे में थोड़ा देखेंगे। मेरनोस्की की थ्योरी है, उसको पढ़ेंगे और उसको कंपेयर कराएंगे एनिमिज्म से। पार्सन्स की थ्योरी पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे पार्सन्स की थ्योरी मर्नोस्की से इफेक्ट हो रही है। उसमें हम लेटेंसी फंक्शन, एजाइल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म देखेंगे फंक्शनल थ्योरी के, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव देखेंगे, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव देखेंगे और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव देखेंगे। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे कैसे पैट्रियार्की की वजह से रिलीजन है और रिलीजन की वजह से पैट्रियार्की है, और मार्क्स कैसे कहते हैं इसको, ओपियम ऑफ मासेस, इसको देखेंगे। कुछ मार्क्सिस्ट थ्योरी के भी क्रिटिसिज्म पढ़े जाएंगे। फिर रेशनल चॉइस थ्योरी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात कर रहे हैं। हम एक कस्टमर की तरीके से हैं, डिवोटी तो बाद में है, कस्टमर पहले हैं। तो हम रिलीजन को एक शॉप पे देख रहे हैं, मीन्स एक रिलीजन छोड़ा दूसरे में चले गए, जो भी अच्छा लगा, तो कमोडिटी की तरीके से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो मार्केट कमोडिटी की बात है। फेमिनिस्ट व्यू ऑफ रिलीजन, ये तो पढ़ेंगे। फिर मैक्स वेबर की जो थ्योरी है वो मैंने आपको रेफर करने के लिए बोल दिया है, तो प्रीवियस लेक्चर रेफर कर सकते हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट रिलीजन पर क्या कह रहे हैं, कैसे सिंबल्स की वजह से रिलीजन के एग्जिस्टेंस की बात कह रहे हैं, तो क्या वो सिंबल हट जाएंगे तो रिलीजन हट जाएगा, इस पर्सपेक्टिव को भी पढ़ा जाएगा। वेबर का पर्सपेक्टिव रिलीजन पर पढ़ेंगे, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। थियोडिसी ऑफ डिसप्रिविलेज, इसको पढ़ेंगे। तो वेबर को दोबारा पढ़ेंगे और उनके आइडियल टाइप देखेंगे, इन्होंने किस रिलीजन के बारे में क्या बोला है और उसको एसोसिएट किया है किससे, कैपिटलिज्म के साथ या इकोनॉमी के साथ। ये सब वेबर को इन डिटेल पढ़ा जाएगा फिर से। डकहाइम और वेबर का कंपैरिजन भी करेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। मॉडर्न रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे।
मर्टन की जो थ्योरी है फंक्शन एंड डिसफंक्शंस ऑफ रिलीजन, इसको भी एक बार जल्दी से रिविजिट कर लिया जाएगा, आल्दो हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। फिर जो कंसेप्ट है रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, इसको 2 या 3 लेक्चर के बाद फिर से स्टार्ट किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आप प्रीवियस जो भी रिलीजन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उसको आप देख के आइएगा, पर्टिकुलरली डर्कहाइम, वेबर एंड मार्क्स। थैंक यू।